राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में एक बार हम फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए जो पाठ्यक्रम रखा गया है, उसमें आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका नाम रखा गया है नाटक और निबंध। उसका नाम रखा गया है नाटक और निबंध। इसमें जो नाटक विधा है उसको लेकर के दो कृतियां रखी गई है। एक है भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा और दूसरी कृति है जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामी की। ये दोनों कृतियों पर हम प्रकाश डालेंगे। इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाटक विधा का जन्म कैसे हुआ, नाटक विधा किसे कहते हैं, नाटक विधा में किन किन तत्वों का योगदान रहता है या किन किन तत्वों का होना आवश्यक है नाटक विधा में, और उसके बाद हम बातचीत करेंगे, प्रकाश डालेंगे नाटक विधा के विकास पर। छात्रों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि अगर आपको नाटक विधा पर विस्तृत अध्ययन करना है, अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी लेनी है, तो आप हिंदी का गद्य साहित्य, पुस्तक का नाम है हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, उसका सहयोग ले सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, डॉक्टर जय किशन प्रसाद खंडेलवाल की पुस्तक है, उसका आप सहयोग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास का सहयोग ले सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका सहयोग ले सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का आप सहयोग ले सकते हैं। अगर आपको इस संदर्भ में, नाटक विधा के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करना है तो, और हमारा तो आपसे यही कहना है कि आपको इन पुस्तकों का सहयोग लेना चाहिए ताकि आपको नाटक विधा के बारे में विस्तृत और सही जानकारी मिल सके, आप सही अध्ययन कर सके। तो छात्रों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं नाटक विधा की। तो भाई, नाटक को साहित्य का सर्वश्रेष्ठ अंग माना जाता है। पहली चीज तो यह है कि नाटक को साहित्य का सर्वश्रेष्ठ अंग माना जाता है। कहा भी जाता है काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात सभी काव्यों में नाटक सबसे सुंदर है और सबसे श्रेष्ठ है। काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात सभी काव्यों में नाटक सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है। छात्रों, ऐसा माना जाता है कि जो ये नाटक विधा का जन्म हुआ, इसमें कहीं ना कहीं मूल तत्व आनंद छुपा हुआ है, प्रसन्नता छुपी हुई है। अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि जो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य को अत्यधिक अप्रत्याशित प्रसन्नता मिली होगी तो वो नाच उठा होगा, वो थिरक उठा होगा, और उसके थिरकने में, उसके नृत्य में कहीं ना कहीं अभिनय छुपा हुआ है। आप भी देख लीजिए, मानव स्वभाव है, अगर हमें अत्यधिक प्रसन्नता मिलती है तो हम नाच उठते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं, हमारा चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये जो हमारी भावभंगिमाएं है, ये कहीं ना कहीं नाटक को जन्म देती है, ये कहीं ना कहीं नाटक को जन्म देती है। तो अधिकतर विद्वानों का मानना है कि प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य को अप्रत्याशित प्रसन्नता मिली होगी तो वो नाच उठा होगा, और तभी से नाटक विधा का के जन्म का सिलसिला शुरू हो गया था। पाणिनि ने नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से की। पाणिनि ने नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी है, और नट का अर्थ है नृत्य। इसका अर्थ है नृत्य तथा अभिनय। इसका अर्थ है, नट का अर्थ है नृत्य तथा अभिनय। अब आप देखिए, नृत्य में अभिनय छुपा हुआ है।
नृत्य में अभिनय छुपा हुआ है और अभिनय को ही नाटक कहा जाता है और अभिनय को ही नाटक कहा जाता है। क्लियर है आपके? पाणिनि ने नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी है। नट का अर्थ है नृत्य तथा अभिनय। नृत्य की जो भाव भंगिमाएं हैं उसमें अभिनय छुपा हुआ है और अभिनय को ही नाटक माना जाता है। क्लियर है? इतना ही नहीं, संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने काव्य के दो भेद किए हैं। एक है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने काव्य के दो प्रधान भेद किए हैं। एक है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह होता है जिसका आनंद सुनकर उठाया जाता है, जिसे सुनने से आनंद मिलता है, सुनकर जिसका आनंद उठाया जाता है, वो श्रव्य काव्य की श्रेणी में आता है। क्लियर है? दूसरी बात, दृश्य काव्य वह काव्य होता है जिसका आनंद प्रमुखतः प्रधानतः देख करके उठाया जाता है। ये हम यहां प्रमुखतः और प्रधानतः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसके पीछे छात्रों एक कारण है कि दृश्य काव्य का आनंद हम देख करके तो उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो सहयोग, उस आनंद में श्रव्य काव्य भी सहयोग देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दृश्य के साथ साथ में सुनाई भी देगा तो वो ज्यादा आनंद देगा। लेकिन प्रधानता, प्रमुखता दृश्य की है वहां पर, क्योंकि अभिनय का जो आनंद है, अभिनय का जो आनंद है वो देख करके ही उठाया जा सकता है। सुन करके अभिनय का आनंद इतना नहीं उठाया जा सकता जितना कि देखने पर अभिनय का आनंद उठाया जा सकता है। तो इस तरह से जो संस्कृत के काव्य शास्त्री हैं उन्होंने काव्य के दो भेद किए, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। और यहां यह भी स्पष्ट कहा जा सकता है कि दृश्य काव्य को ही उन्होंने नाटक कहा है। उनके अनुसार दृश्य काव्य को ही उन्होंने नाटक माना है। इसी तरह से आप देखिए, जो नाट्य शास्त्र की प्रणेता है भरत मुनि, उन्होंने नाटक को पंचम वेद कहा है। उन्होंने नाटक को पंचम वेद कहा है, यानी कि वहां पर नाटक को भी उतना ही सम्मान प्राप्त था जितना कि जो हमारे जो दूसरे चारों वेद हैं उनको जितना सम्मान मिलता है, उतना ही सम्मानजनक स्वरूप नाटक का रहा है। तो आचार्य भरत मुनि भी, जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता है, उन्होंने भी नाटक को पंचम वेद कहा है। ये तो बात हुई नाटक। अब बात चलती है कि नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने यहां बात की है नृत्य से, अभिनय से नाटक की उत्पत्ति हुई है, और यह पूरी तरह से दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य के अंतर्गत इसको लिया जाता है और यह सभी काव्यों में सर्वश्रेष्ठ है, सुंदर है। यहां तक स्थिति क्लियर है। अब बात आती है कि नाटक की उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में अलग अलग मत रहे। छात्रों ध्यान दीजिएगा यहां पर कि नाटक की उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों के अलग अलग मत रहे। जैसे अभी हमारे सामने एक स्थिति तो यह आई थी कि नाटक का जन्म नृत्य से हुआ है, अभिनय से हुआ है। नाटक का जन्म अभिनय से हुआ है, नृत्य से हुआ है। जो प्रारंभिक अवस्था उसकी देखते हैं नाटक की, या नाटक विधा के जन्म को अगर हम देखें, उसका शुरुआत कहां से हुआ होगा, इस पर अगर प्रकाश डालें तो ये चीज सामने आती है कि नाटक का संबंध कहीं न कहीं नृत्य से रहा है, कहीं न कहीं अभिनय से रहा है। ये क्लियर है आपकी? अब बात चलती है कि नाटक के उद्भव को लेकर के
विद्वानों में अलग अलग मत रहे हैं, अलग अलग मान्यताएं रही हैं। संस्कृत आचार्यों की दृष्टि से देखा जाए या यूं कहें कि भरत मुनि का जो मत है उस पर भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। वैसे इसके अलग अलग मत इस प्रकार रहे हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नाटक का जन्म जो ऋतु परिवर्तन होता है और उसके बाद में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो हमारा जो समाज है वो नृत्य करता है, नृत्य और गान में मशगूल हो जाता है, तो जो उनका नृत्य है उसकी जो भंगिमाएं हैं, उनका जो अंग प्रदर्शन है, अंग संचालन है, जो उनका अंग संचालन है, और अंग संचालन का मतलब नृत्य से ही है, और वहीं से नाटक का जन्म होता है। कुछ लोग कहते हैं कि तीज त्योहारों पर जब लोग नाचते हैं, गाते हैं, तब नाटक का जन्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जो देवी देवताओं के सामने धार्मिक अनुष्ठानों के समय जब लोग नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उससे नाटक विधा का जन्म हुआ। लेकिन आप यहां एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं संबंध नृत्य से है, अभिनय से है। भरत मुनि का जो वक्तव्य है, भरत मुनि की जो मान्यता है, उसको भी हम यहां पर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्यादातर लोग उनके मत से सहमत है। भरत मुनि का मानना है कि वैवस्वत मनु के दूसरे युग में, ध्यान दीजिएगा छात्रों, वैवस्वत मनु के दूसरे युग में लोग पीड़ित थे, दुखित थे, लोग दुखित थे। तो इंद्रदेव और दूसरे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। भरत मुनि इस कथा के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं कि नाटक का जन्म कैसे हुआ, कि वैवस्वत मनु के दूसरे युग में लोग पीड़ित थे, दुखित थे। तो इंद्रदेव और दूसरे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसे आमोद की व्यवस्था की जाए, ऐसे उसकी व्यवस्था की जाए कि लोगों का चित्त प्रसन्न हो सके। ऐसे मतलब जिससे कोई ऐसा आप आयोजन कीजिए, कोई ऐसी चीज पैदा कीजिए जिससे कि लोगों का चित्त प्रसन्न हो। तो ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को बुलाया, ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को बुलाया और उनसे, चारों वेदों से अलग अलग चीजें, अलग अलग तत्व लिए। ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से आख्यान, पाठ या यूं कहें संवाद लिया, संवाद तत्व। तो उन्होंने ऋग्वेद से लिया, सामवेद से गान लिया, यजुर्वेद से नाट्य यानी अभिनय लिया, और अथर्ववेद से रस लेकर के नाटक विधा का जन्म, नाटक विधा को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से अलग अलग तत्व लिए। उन्होंने क्या क्या लिया? उन्होंने ऋग्वेद से आख्यान, पाठ या यूं कहें कि संवाद लिया। उन्होंने ऋग्वेद से क्या लिया? पाठ, आख्यान या यूं कहें कि संवाद, जो कि नाटक का मूल तत्व है। संवाद या कथोपकथन नाटक का मूल तत्व है। तो ये ब्रह्मा जी ने किससे लिया? ऋग्वेद से लिया। इसके बाद उन्होंने सामवेद से गान लिया। संवाद आ गया, गान आ गया, फिर यजुर्वेद से नाट्य यानी अभिनय लिया। यजुर्वेद से नाट्य यानी अभिनय लिया, और अथर्ववेद से रस यानी आनंद लिया। अब देखिए यहां पर संवाद आ गया, आख्यान आ गया, संवाद आ गया।
इसके अलावा गान आ गया और उसके बाद अभिनय भी आ गया और ये सारे मिलकर के क्या देते हैं? आनंद। तो उन्होंने रस भी लिया, आनंद भी लिया। इस तरह से नाटक का जन्म हुआ और हम यह कह सकते हैं कि वैदिक काल से ही नाट्य विधा के तत्व हमको देखने को मिलते हैं, वैदिक काल में ही। और वेदों से ही नाटकों का जन्म माना जाता है और अधिकतर विद्वान भरत मुनि की इस कथा से सहमत है। अधिकतर विद्वान भरत मुनि की इस कथा से सहमत है और उनके अनुसार अधिकतर विद्वान मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने ही नाटकों को जन्म दिया। नाट्य विधा को जन्म देने वाले कौन है? ब्रह्मा जी हैं। उन्होंने चारों वेदों से अलग अलग तत्व लेकर के नाट्य विधा को जन्म दिया। क्लियर है यहां पर कि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से अलग अलग तत्व लेकर नाट्य विधा को जन्म दिया। इसीलिए भरत मुनि इसे पंचम वेद कहते हैं। इसीलिए भरत मुनि इसे पंचम वेद कहते हैं। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम नाटक विधा पर और अधिक प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।